हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज एजुकेशन विल नेवर लेट यू डाउन। यानी कि आपकी विद्या जो है, पढ़ाई जो है, वो आपको कभी भी निराश नहीं होने देगी, नीचे नहीं गिरने देगी। ठीक है, इट इज अ वेपन दैट हर्ट्स नोबडी। ये आपका वो हथियार है जो किसी को घात नहीं करेगा, बट बिना किसी को किसी को नुकसान चोट नहीं पहुंचाएगा, किसी को काटेगा पीटेगा नहीं, बट स्टिल आपको उनसे बेहतर साबित करने में आपका सबसे बड़ा हथियार रहेगा। आपको दूसरों से अलग साबित करने में, बेहतर साबित करने में, आपको अपना करियर निखारने में आपका सबसे बड़ा हथियार रहेगा क्या? आपकी एजुकेशन। वो भी कब? अगर आपने अच्छे से करी है तो। सिर्फ पासिंग मार्क्स नंबर लेके बिना कुछ समझे अगर आप कर रहे हैं तो उसका तो असर नहीं पड़ेगा खैर, लेकिन अगर आपने अच्छे से कोई चीज करी है, अच्छे से पढ़ी है, किसी चीज को दिल लगा के किया है, तो आप हमेशा पाएंगे कि आपको एक अपर हैंड किसी भी जॉब इंटरव्यू में मिलेगा। किसी भी जॉब इंटरव्यू में अगर आपने मान लो कंप्यूटर अच्छे से सीखा हुआ है, अच्छे से आपको उसमें इंटरेस्ट था, आपने अच्छे से किया है, तो कोई भी जॉब इंटरव्यू में जाएंगे वो आपके कंप्यूटर नॉलेज को देख के आपको 100% हायर करेंगे। ठीक है, तो ये आपका सबसे बड़ा हथियार है अगेंस्ट आपके सभी दुश्मन, आलोचक, आपके करियर में जो बाधाएं आ रही है, उन सभी चीजों के अगेंस्ट में सबसे बड़ा हथियार क्या है? आपकी एजुकेशन। तो मन लगा के पढ़ाई करो, अपने सारे सेंसेस जो है वो जिस टाइम पे आप पढ़ाई कर रहे हो उसी के ऊपर होना चाहिए। अगर आप कुछ आंसर लिख रहे हो तो जो पेंसिल की घर्षण होती है, पेन की घर्षण होती है पेपर के ऊपर, जो उसका चलने का जो आवाज होती है, आपको वो भी सुनाई देनी चाहिए। इतना कंसंट्रेशन आपका होना चाहिए उसके ऊपर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2024। एक्सपेक्टेशंस मतलब क्या होता है? उम्मीदें, किसी चीज की उम्मीद करना। are high that a free trade agreement involving India and the European Free Trade Association is close to fruition। बोल रहे हैं कि इस बात की उम्मीद जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है, वो इस बात की उम्मीद बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है कि एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जिसके अंदर हिंदुस्तान और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन शामिल हो, वो अब फलस्त होने वाला है। यानी कि उसको हम लोग अब एक्चुअल में होते हुए देखेंगे। However, a bone of contention relates to intellectual property। bone of contention मतलब मतभेद का, विवाद का कारण। ठीक है, ये पूरा bone of contention, ये पूरा एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है विवाद का कारण, विवाद की वजह। ओके, रिलेट्स टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। किससे जुड़ा हुआ है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अधिकारों से जुड़ा हुआ है। and has persisted as an issue since 2008। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है? जैसे आपने कोई आविष्कार किया तो उसको बनाने का जो बेसिक बोलते हैं ना, पेटेंट करवाया है आपने, तो वो पेटेंट करवाने के पीछे जो है, ऐसे ही तो गवर्नमेंट आपको या जो भी संस्थाएं पेटेंट देती हैं वो आपको ऐसे पेटेंट नहीं दे सकती। वो पहले आपके पूरे रिसर्च समझेंगी, पढ़ेंगी, तो उसके लिए लगती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कि हाँ भाई आपने इसको डिस्कवर करा है, आप क्रिएटर हो और आपके पास एक्सक्लूसिव इसके अधिकार हैं। ठीक है, और ये अधिकार कुछ समय के लिए रहते हैं आपके पास। ठीक है, जैसे पेटेंट होता है, बोलते 10 साल के बाद में शायद पेटेंट जो है वो रिवोक हो जाता है और उसके बाद में वो पब्लिक, अगर कोई ऐसी कमोडिटी है जो पब्लिक इंटरेस्ट में होती है, तो वो 10 साल बाद या आई थिंक 100 साल बाद उसको आप वो पब्लिक इंटरेस्ट में जाहिर हो जाती है सबके सामने। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि इसके ऊपर सबसे ज्यादा विवाद, जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है, इसमें सबसे बड़ा एक विवाद का कारण है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। एंड हैज परसिस्टेड मतलब बना हुआ है, एज एन इशू। ये अब से नहीं है विवाद का कारण, 2008 से ये विवाद का मसला बना हुआ है। स्विट्जरलैंड एंड नॉर्वे which are prominent members of EFTA host several of the pharmaceutical and biotechnology companies। बोल रहे हैं स्विट्जरलैंड और नॉर्वे, जो कि दो बहुत प्रमुख सदस्य हैं EFTA क्या है? यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। इनके पास में बहुत सारी, मतलब इन दोनों देशों में बहुत सारी फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज और बायोटेक्नोलॉजी कंपनीज जो हैं यहाँ पर है, दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेवरल ऑफ द ड्रग्स एंड थेरेपेटिक्स दैट अंडरपिन हेल्थ केयर ग्लोबली। जो कि ऐसे
ड्रग्स मतलब वो जो हम नशे वाले ड्रग्स जानते हैं वो वाला ड्रग्स नहीं है। अमेरिकन इंग्लिश में जो मेडिसिन है उनको भी ड्रग्स ही बोला जाता है। हम अगर उनसे बात करेंगे तो हम बोलेंगे केमिस्ट की शॉप पे जाना है या मेडिकल शॉप पे जाना है, बट वहां पे बोला जाता है ड्रग शॉप पे जाना है। ठीक है, यानी कि वो केमिस्ट की बात कर रहे हैं, मेडिसिन की बात कर रहे हैं। एंड थेरेपेटिक्स जो होती हैं वैसी दवाइयां दैट अंडरपिन, जो कि मजबूती प्रदान करते हैं किसको, हेल्थ केयर ग्लोबली को। ऐसी कुछ अहम दवाइयां जो है इन कंपनीज से बनती हैं। द नेचर ऑफ द फार्मा इंडस्ट्री, अब जो फार्मा इंडस्ट्री का जो नेचर है, इट कॉस्ट मच टू डिस्कवर अ यूजफुल इफेक्टिव ड्रग एंड रिलेटिवली लिटिल टू मेक जेनरिक कॉपीज ऑफ इट। तो फार्मा इंडस्ट्री का जो कार्य प्रणाली है वो कैसी है कि आपको एक नई खोज करके नई यूजफुल इफेक्टिव ड्रग बनाने में बहुत ज्यादा पैसा लगता है, और अगर मैंने वही ड्रग को से केवल जेनरिक कॉपीज बनानी हो उसकी, तो उसमें जेनरिक मतलब आमतौर पे जो नॉर्मली अवेलेबल है नॉन ब्रांडेड, तो अगर जेनरिक कॉपीज बनानी हो उसकी तो उसमें ज्यादा खर्चा नहीं होता। ठीक है, अब जाहिर सी बात है जिस इंडस्ट्री ने, जिस कंपनी ने बहुत ज्यादा पैसा खर्चा करके कोई डिस्कवरी करी है, कोई दवाई आविष्कार करी है, वो अगर उसकी पेटेंट नहीं करवाया, उसके ऊपर आईपी ना ले, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ना ले, तो सारी कंपनीज उससे फायदा उठाएंगी। उन्होंने तो अपनी रिसर्च टीम को पैसा दिया है ना, उनकी रिसर्च टीम ने पता नहीं कहाँ कहाँ जाके कैसे कैसे हालातों में मेडिसिन का उसका इजाद किया है। दूसरी कंपनीज ने क्या करना है, केवल फॉर्मूला लेना है और उनको बनाना है, राइट। तो उनकी तो कॉस्ट जो ऑफ प्रोडक्शन है उसको ऊपर उनको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं मिला। ठीक है, और दूसरी कंपनीज ने इतना कुछ इन्वेस्ट नहीं किया, फिर भी वो प्रॉफिट मेक कर रही हैं, प्रॉफिट कमा रही हैं, विद डिमांड दैट इज फार डिस्प्रोपोर्शनेट टू अफोर्डेबिलिटी। और इनकी जो डिमांड्स हैं वो डिस्प्रोपोर्शनेट मतलब असमान, यानी कि इक्वल नहीं है अफोर्डेबिलिटी के। यानी कि आपने जेनरिक मेडिसिन बनाई, उनके कीमत भी कम होएगी क्योंकि उसमें इतना ज्यादा कुछ इन्वेस्टमेंट लगा नहीं। अब जिस कंपनी ने इन्वेस्टमेंट करके रिसर्च करके लगाया है उसकी कीमत ज्यादा होगी क्योंकि उनको अपना प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, अपनी कॉस्ट निकालनी है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो रिटर्न होना चाहिए वो निकालना है। तो इसमें बहुत ज्यादा अफोर्डेबिलिटी, यानी कि आम जनमानस उसको खरीद सकता है इसके, और उनकी कीमतों के बीच में बहुत ज्यादा डिसबैलेंस होता है। मीन्स that there is a constant tussle between the inventors and the generic drug companies. tussle मतलब खींचातानी, एक विवाद है, संघर्ष है। ठीक है, किसके बीच में, इन्वेंटर्स, उन कंपनीज के बीच में जिन्होंने इन्वेंट करा है किसी दवाई को, और उन कंपनीज के बीच में जो केवल उन दवाइयों की कॉपीज बनाती हैं, जेनरिक दवाइयां बनाती हैं, इनके बीच में। पेटेंटिंग अगेन वही चीज, पेटेंट करवाना, किसी चीज के राइट्स लेना कि भाई मेरे अलावा, मेरी जानकारी के बिना इसको कोई भी और नहीं बना सकता। और एन एक्सक्लूसिव मोनोपोली, जिसको हम ये मान सकते हैं कि वो एकाकृत मोनोपोली है, मतलब एकाधिकार है। ठीक है, फॉर अ फिक्स नंबर ऑफ ईयर्स टू ओरिजिनेटर एंड अ रेसिप्रोकल राइट बाय गवर्नमेंट्स टू इशू डायरेक्शंस फॉर कंपल्सरी लाइसेंसिंग। बोल रहे हैं कि इसलिए पेटेंटिंग, या जिसको हम बोलें कि जो एकाधिकार है कुछ सालों के लिए, फिक्स नंबर ऑफ ईयर्स, जैसे कि मेडिसिन की फील्ड में आई थिंक 6 ईयर्स है, और अगर कोई दूसरी चीज है उसमें शायद 10 ईयर्स का है। अगर आप पेटेंट करवाते हैं कोई भी प्रोडक्ट तो उसमें 10 ईयर्स के बाद में वो पब्लिक इंटरेस्ट में लाइसेंस देके सरकार इशू कर सकती है या फिर ओपन कर सकती है, जो भी उनका प्रोसीजर रहेगा। ओरिजिनेटर, यानी कि ओरिजिनेटर जिसने ओरिजिनली इसको बनाया है उसके पास में कुछ सालों का एकाधिकार रहेगा, एंड अ रेसिप्रोकल, और उसके बाद में उसी के कॉरिस्पॉन्डिंग क्या किया जाए, गवर्नमेंट द्वारा लाइसेंस देकर, कंपल्सरी लाइसेंसिंग देकर उसके अधिकार बेचे जाएं या दिए जाएं, देयर बाय सिलेक्टिवली ब्रेकिंग सच मोनोपोलीज इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ। तो इससे क्या होगा, इसके द्वारा हम क्या कर रहे हैं, पब्लिक इंटरेस्ट में, जनता की भलाई के लिए एकाधिकार को ब्रेक करेंगे। ठीक है, लाइसेंस आवंटित करके अगर हम उनको अलाउ कर रहे हैं कुछ फिक्स्ड ईयर्स के बाद में, दूसरी कंपनीज को भी अलाउ कर रहे हैं कि आप बना लो, तो उससे हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली जनहित में एकाधिकार जो है उसको खत्म कर रहे हैं। अब एकाधिकार से क्या होता है, जैसे सपोज करो कि एक पैरासिटामोल है, पीसीएम,
आम सी ड्रग है, सारी कंपनीज किसी की भी ले लो, कोई भी, चाहे सिप्ला की ले लो, चाहे जिस मर्जी की ले लो, पीसीएम जो भी बनाती होंगी सबका सेम कॉम्पोजिशन होएगा, थोड़ा बहुत किसी में डिक्लोफेनाक ऐड कर देंगे, किसी में नीमोसाइड कुछ और कंपोनेंट ऐड कर देंगे, है ना, तो है तो पीसीएम ही। अब सपोज करो कि मैं एक ओरिजिनेटर हूं, मैंने पीसीएम के ऊपर अपना अधिकार जाहिर कर दिया, पेटेंट करवा दिया, तो अगले 6 साल के लिए वो मेरे पास है। मान लो यहाँ पे अगर हम 6 इयर्स का टर्म लेते हैं, मैं 6 साल में इसको 100 रुपए की कीमत पे बेचूं, 1000 रुपए की कीमत में बेचूं, 5 रुपए की कीमत में बेचूं, 500 रुपए की कीमत में बेचूं, मेरे पास है, एकाधिकार है, कोई दूसरी कंपनी बना रही नहीं। जिसको जरूरत पड़ेगी, डॉक्टर अगर पीसीएम प्रिस्क्राइब करेगा तो वो बंदा 500 रुपए देकर भी लेगा, ठीक है। तो ये पब्लिक हित के लिए होता है, किसी भी चीज में मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। मोनोपोली का मतलब यही हो गया कि आप अपनी मनमर्जी चलाएंगे, ठीक है। तो पब्लिक इंटरेस्ट में उन्हें मोनोपोली खत्म करने की कोशिश करते हैं सरकार। हैज ब्रोकर्ड द पीस एंड सस्टेन्ड ग्लोबल फार्मा इंडस्ट्री फॉर डिकेड्स। तो इसने क्या किया है, इसने मध्यस्थ का रास्ता अपनाया है। ये जो हम लाइसेंस आवंटित करके फिर दूसरी कंपनीज को भी अलाउ करते, तो इससे एक मध्यस्थ बीच का रास्ता निकल आया, जिसकी वजह से शांति और सौहार्द से इतने लंबे समय से दुनिया भर में फार्मा इंडस्ट्री जो है टिकी हुई है, बनी हुई है। बट new legal innovations such as data exclusivity continue to inveigle themselves in free trade negotiations. लेकिन अब कुछ नई समस्याएं, नई कुछ लीगल इनोवेशंस, जटिलताएं जो हैं, जैसे कि डेटा एक्सक्लूसिविटी मतलब विशेष अधिकार, डेटा के ऊपर विशेष अधिकार। जैसे कि सपोज करो मैंने आपको पीसीएम का मैंने आपको फॉर्मूला दे दिया, लेकिन मैंने मान लो 600 बंदों के ऊपर पीसीएम को ट्रायल किया है, जो मैंने ट्रायल्स किए हैं उनमें से 300 बंदों में कुछ स्पेसिफिक परेशानी के ऊपर पीसीएम कार्य नहीं करती, ठीक है, इट डज नॉट वर्क। मैंने आपको ये डेटा नहीं दिया, मैंने बोला कि ये भाई मेरे ट्रायल्स है, मैं आपको ये डेटा नहीं दूंगा, मैंने आपको फॉर्मूला दे दिया, अब मैं डेटा नहीं दूंगा आपको, ठीक है। तो अब जो भी कंपनीज को करेगी, लेगी, वो अगर अगेन 600 बंदों के ऊपर ट्रायल करेगी, 700 लोगों के ऊपर ट्रायल करेगी, जितना भी वैलिड होता है सरकार द्वारा उतने ऊपर ट्रायल करेगी, फिर उसमें से उनके पास अलग से डेटा निकल कर आएगा, फिर वो भी दूसरी कंपनी को नहीं देंगे। ए कंपनी ओरिजिनेटर थी, बी सी डी इन्होंने लिया, तो इसने 600 के ऊपर ट्रायल करा, इसने 600 के ऊपर ट्रायल करा, अब ये भी नहीं बोल रहा है कि नहीं भाई मेरा भी डेटा एक्सक्लूसिव है, मैं नहीं दूंगा, तो सी भी 600 के ऊपर ट्रायल कर रहा है। तो यानी कि डेटा एक्सक्लूसिविटी का एक किसके अंदर कंसर्न है, जो क्या कर रहा है, कंटिन्यू टू इन्विगल, जो अपने आप को बार बार इन फ्री ट्रेड नेगोशिएशंस के बीच में ले आ रहा है। यानी कि डेटा एक्सक्लूसिविटी का मसला बार बार बीच में आ खड़ा हो रहा है। अंडर दिस प्रोविजन, इस प्रावधान के अंतर्गत, ऑल क्लिनिकल ट्रायल डेटा दैट कंसर्न्स द सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ अ ड्रग जनरेटेड बाय द ओरिजिनेटर फर्म becomes proprietary and out of bounds of minimum period of 6 years हो रहे हैं। तो इस प्रावधान के अंदर जो भी क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर का डेटा होगा, जिसके तहत सेफ्टी और एफिशिएंसी की, ये दवाई कितनी कारगर है, कितनी सेफ है, किसी भी ड्रग का, ये जो डेटा रहेगा ये ओरिजिनेटर फर्म की प्रोप्राइटरी यानी कि उसका मालिकाना अधिकार होगा, ओरिजिनेटर फर्म का मालिकाना अधिकार होगा। और ये जो मिनिमम 6 ईयर वाला पीरियड है कि 6 साल तक ही आप पेटेंट रख सकते हैं, 6 साल के बाद में सरकार जो है पब्लिक इंटरेस्ट में उसको लाइसेंस आवंटित करके दूसरी कंपनीज को दे सकती है। तो वो 6 साल से भी आगे चल सकता है, वो 6 साल की अवधि के अंतर्गत नहीं आएगा। यानी कि डेटा शेयरिंग जो है, ट्रायल डेटा शेयरिंग जो है, वो इसके अंदर में लागू नहीं होता, इसके दायरे के अंदर में नहीं आता। Permission to make a generic is possible if a country's regulator can rely on supplied clinical trial data to approve a drug. अब किसी भी देश में अगर सपोज करो कि मैंने किसी दूसरी जेनरिक कंपनी को मेडिसिन बनाने का डेटा दिया, मतलब मेडिसिन बनाने के लिए
लाइसेंस दे दिया, पर वो मेडिसिन बना के फायदा तभी है ना जब मेरे पास डेटा हो कि भाई हाँ इतने लोगों के ऊपर ये कारगर हो रही है। 600 बंदों के ऊपर उन्होंने ट्रायल करे, उन्होंने पाया कि केवल 2 लोगों के ऊपर ही इफेक्टिव हुई, और फिर भी उन्होंने पेटेंट करवा लिया था क्योंकि उन्होंने बनाई थी, उन्होंने पेटेंट करवा लिया। अब उन्होंने हमें डेटा दिया नहीं, और अब हम इतनी मेडिसिन बना के रख रहे हैं और ये लोगों के ऊपर असर ही नहीं कर रहे, तो क्या फायदा इस चीज का। तो अगर हमारे पास भरोसेमंद, रिलाय ऑन सप्लाइड क्लिनिकल ट्रायल डेटा टू अप्रूव अ ड्रग, किसी भी क्लिनिकल ट्रायल का डेटा अगर उनके पास मिलेगा, रिलायबल डेटा, उसी के ऊपर भरोसा करके वो ड्रग को अप्रूव करेंगे ना, तो जेनरिक मेडिसिन बनाने का लाइसेंस भी वो उसी आधार पे देंगे। फॉर दिस जेनरिक मेकर्स यूजुअली रिलाई ऑन ओरिजिनेटर्स पब्लिश डेटा। तो इसके लिए जो जेनरिक मेकर्स होते हैं दवाइयों के, वो क्या करते हैं, जो ओरिजिनल कंपनी है उसका जो पब्लिश डेटा होता है उसी के ऊपर भरोसा दिखाते हैं। पर अब वो कंपनी बोल रही है कि मैं डेटा दूंगी ही नहीं आपको, मैंने देना ही नहीं है, फिर आप किसके ऊपर भरोसा करोगे। The principle of data exclusivity is present among European countries as well as in agreements involving many developing countries। बोल रहे हैं अब ये जो डेटा एक्सक्लूसिविटी का जो प्रावधान है, ये जो प्रिंसिपल है, ये ज्यादातर यूरोपियन कंट्रीज और कुछ अग्रीमेंट में शामिल डेवलपिंग कंट्रीज में है, ठीक है। Were it to take effect in India, it could significantly hinder India's drug industry, which is also a major exporter of affordable drugs। अगर ये चीज हिंदुस्तान में होती डेटा एक्सक्लूसिविटी की, तो हिंदुस्तान की जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, जो इतनी ज्यादा फ्लरिश कर रही है क्योंकि हम अफोर्डेबल कीमतों पे मेडिसिन बनाते हैं और इनको एक्सपोर्ट करते हैं, तो ये नहीं हो पाता, ठीक है, इस चीज की पॉसिबिलिटी कम हो जाती। Indian officials have rejected data exclusivity as a point of negotiation in the FTA। तो इंडिया के जो ऑफिशियल्स हैं, इंडिया के जो कर्मचारी जो वहां पे नेगोशिएशंस कर रहे हैं FTA के लिए, उन्होंने मना कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है कि हम डेटा एक्सक्लूसिविटी के पॉइंट को, इसके ऊपर हम FTA के अंदर नेगोशिएशंस नहीं करेंगे, यानी कि हम डेटा एक्सक्लूसिविटी को मान्य नहीं करेंगे। Though leaked drafts of the agreement suggest that it is alive, लेकिन जो लीक ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट कुछ लीक हो गया है, उसमें ये पता चल रहा है कि ये प्रावधान अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, अभी ये पूरी तरीके से रद्द नहीं किया गया है। जैसे हिंदुस्तान ने बोल दिया कि नहीं जी हम इसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन यूरोपियन यूनियन शायद अड़ा हुआ होगा कि नहीं हम तो इसके बिना आपको देंगे नहीं, हम FTA के अंदर आपको शामिल नहीं करेंगे, यानी कि ये पॉइंट अभी भी वहां पे लाइव है, एक्टिव है, इसके ऊपर चर्चा अभी भी हो सकती है। However, India's rise up the drug manufacturing chain in the last few decades means that it must invest in an ecosystem that can conduct ethical drug trials and make new molecules and therapeutics from scratch। बोल रहे हैं हालांकि हिंदुस्तान का जो ड्रग मैन्युफैक्चरिंग चेन है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है, वो जितनी तेजी से पिछले कुछ दशकों में बढ़ी है, तो इससे साफ मतलब निकलता है कि हमें अब और ज्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत है। एक ऐसे इकोसिस्टम में ऐसी संरचना, ऐसे संस्थान बनाने पड़ेंगे जो कि एथिकल, यानी कि जो वैलिड क्लिनिकल ट्रायल्स हैं वो कंडक्ट कर सकें और नए मॉलिक्यूल्स और थेरेपेटिक्स बना सकें, नए मॉलिक्यूल्स यानी कि नए ड्रग्स बना सकें बिल्कुल स्क्रैच, जीरो से, यानी कि हमें कोई जानकारी नहीं है, कहीं से हमें कुछ डेटा नहीं मिला, कुछ इनपुट नहीं मिला, बट स्टिल हम मेडिसिन बना पाए, ठीक है। The paradigm that drug development will always be expensive and confined to the West need to be not be permanent। बोल रहे हैं ये जो एक पैटर्न है, अभी तक का एक पैटर्न बना हुआ है कि जो ड्रग डेवलपमेंट है, नए ड्रग्स का विकास है, वो बहुत महंगा होता है और केवल वेस्टर्न कंट्रीज ही ये कर सकती हैं। इसको परमानेंट बनाने की जरूरत नहीं है, हमें इसके अंदर परिवर्तन लाना चाहिए। हमारे पास इतनी बेहतरीन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं, तो हमें उनको प्रेरित करना चाहिए कि भाई वो नए ड्रग्स की डेवलपमेंट खुद से करें। As was seen in the development of several novel technology approaches to developing vaccines in India during the COVID-19 pandemic। जैसा कि हमने देखा, कब देखा, जब COVID-19 पेंडेमिक आया तब हमने कई नई नई टेक्नोलॉजीज का आविष्कार किया, जैसे कि
फैंस किससे हमने कुछ सिस्टम्स बनाए ट्रेन के डब्बों से, कितना हमने नई नई चीजें लेकर आए, नई नई टेक्नोलॉजीज लेकर आए कि हाँ इससे हवा को प्यूरिफाई किया जा सकता है, या यहाँ से जो इमरजेंसी में लोगों को रेस्पिरेशन की प्रॉब्लम हो रही थी उनको इमरजेंसी में ये चीजें हम दे सकते हैं, कितना कुछ डेवलप करा। तो कोविड-19 पेंडेमिक के टाइम पे वैसा ही हमें अब करना पड़ेगा, बट एज प्रिपरेशन। लेकिन तैयारी से India must invest substantially more in fundamental research to incubate the local drug industry into the future. तो एक प्रिपरेशन के तौर पे हमें क्या करना चाहिए, हमें बड़े पैमाने पे बेसिक रिसर्च को इंक्यूबेट यानी कि और ज़्यादा ग्रो करने के लिए और ज़्यादा डेवलप करने के लिए प्रयास करने चाहिए, ताकि लोकल ड्रग इंडस्ट्री, लोकल फार्मास्यूटिकल कंपनीज को और ज़्यादा भविष्य में प्रेरणा मिले और ज़्यादा वो अच्छा काम कर पाए। तो ये था पैसेज। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। बेसिकली हम लोग EFTA यानी कि यूरोपियन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिसके ऊपर हिंदुस्तान और EFTA के जो बाकी मेंबर्स हैं उनके बीच में डिस्कशन चल रही है। तो उसमें कुछ पॉइंट्स के ऊपर खींचातनी चली हुई है, जैसे कि पहला पॉइंट था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से जुड़ा हुआ, ठीक है। और उसके अंदर भी ज्यादा एक मेन कंपोनेंट है, वो क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर भी जो मेन कंपोनेंट जिसके ऊपर ज्यादा बहस चली हुई है वो क्या है, वो है कि हम बात कर रहे हैं डेटा एक्सक्लूसिविटी को लेकर, ठीक है। यानी कि हम ट्रायल्स का डेटा शेयर नहीं करेंगे, हम फॉर्मूला आपको दे देंगे, आपको जीरो से ट्रायल करने पड़ेंगे, और ये ड्रग इफेक्टिव है नहीं है, सेफ है नहीं है, इसके बारे में हम आपको कोई जानकारी नहीं देंगे। फिर उन्होंने इसके प्रोज एंड कॉन्स बताए। फिर उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान जो है उसने मना कर दिया कि भाई हम डेटा एक्सक्लूसिविटी के ऊपर चर्चा नहीं करेंगे, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन कुछ लीक डॉक्यूमेंट से ये सामने आया है कि डेटा एक्सक्लूसिविटी का जो पॉइंट है वो अभी भी एक्टिव है, यानी कि उसके ऊपर अभी भी चर्चा हो सकती है। EFTA ने इसको मना नहीं किया है, ठीक है। ये कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान के ऑफिशियल से मना कर दिया है, बट किया है नहीं किया है, असल बात क्या है हमें नहीं पता। ओके तो ये था सारा का सारा पैसेज। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। व्हाट इज द मेन इशू दैट हैज परसिस्टेड इन द फ्री ट्रेड अग्रीमेंट नेगोशिएशंस बिटवीन इंडिया एंड द EFTA सिंस 2008? किस बारे में बात हुई थी कि भाई ये आज से नहीं है मतभेद का पॉइंट, ये 2008 से मतभेद का पॉइंट है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी कि पेटेंट के बारे में, कि भाई हमने इसको उत्पन्न किया है, जनरेट किया है, हमने डेवलपमेंट करी है, डिस्कवर करा है, तो इसके जो बनाने के अधिकार हैं वो हमारे पास ही रहेंगे। अब ये है कि अभी अधिकार है बट केवल 6 इयर्स तक लिमिटेड है, कि 6 इयर्स तक आपके पास अधिकार रहेगा, उसके बाद गवर्नमेंट जो है दूसरी कंपनीज को लाइसेंस दे सकती है। ओके ट्रेड टैरिफ्स, की टैरिफ्स यानी कि उसके ऊपर टैक्स कितना लगाया जाए, उसके ऊपर नहीं है ना ये मतभेद किसके ऊपर है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट। Why is the principle of data exclusivity a concern for India's drug industry? कि हिंदुस्तान की ड्रग इंडस्ट्री के लिए जो ये डेटा एक्सक्लूसिविटी है, इसका जो पॉइंट है, ये कंसर्न का विषय क्यों है? क्योंकि भाई हम हर एक चीज के ट्रायल्स खुद से करके फिर उसको आगे डेवलप करें, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम लोग जो है ट्रायल के लिए दूसरे देशों के ऊपर ही अभी तक निर्भर करते हैं, ठीक है। टू इट इंक्रीजेज द कॉस्ट ऑफ ड्रग डेवलपमेंट, की ड्रग बनाने की कॉस्ट इससे बढ़ जाएगी, तो ये पॉइंट हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं करा। इट प्रमोट्स अनएथिकल ड्रग ट्रायल्स, ऐसा नहीं है कि जो इलीगल ड्रग ट्रायल्स हैं वो बढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे शायद ऐसी फैसिलिटीज नहीं है कि हम इतने लेवल तक ड्रग ट्रायल्स कर सके। It restricts access to clinical trial for generic drug makers, क्योंकि जेनरिक ड्रग मेकर्स के पास में ऐसे क्लिनिकल ट्रायल करने का एक्सेस नहीं है, इसीलिए फिर उनके पास में एक रेस्ट्रिक्शन आ जाती है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Which of the following best describes the role of patenting in the pharmaceutical industry according to the passage? पैसेज के अनुसार पेटेंट जो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, वो उसका रोल क्या है, क्यों पेटेंट किया जाता है, ठीक है। इट डिस्करेजेस इन्वेस्टमेंट इन ड्रग रिसर्च,
कि इससे ड्रग रिसर्च में इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोग प्रेरित नहीं होते, ऐसा नहीं है। और ज्यादा प्रेरित होंगे ना कि भाई हम अगर खुद की रिसर्च कर लें तो हमें 6 साल के अंदर बहुत प्रॉफिट कमा सकते हैं। इट प्रोवाइड्स अ टेम्पररी मोनोपोली टू ड्रग ओरिजिनेटर्स व्हाइल अलाउइंग फॉर कंपल्सरी लाइसेंसिंग इन पब्लिक इंटरेस्ट। बिल्कुल करेक्ट है। इससे क्या होगा, कुछ समय के लिए उनके पास एक मोनोपोली बन जाएगी, 6 सालों के लिए उनके पास एक मोनोपोली बन जाएगी। उस मोनोपोली के टाइम पीरियड में वो अपना जितना चाहे प्रॉफिट कमा सकते हैं। फिर उसके बाद में भी अगर किसी दूसरी कंपनीज को देना है तो लाइसेंसेस बनाने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे। अगर हम सपोज करो मैं कोई बी कंपनी हूँ, मुझे लाइसेंस लेना है, मैं नहीं खरीद पाई, कॉस्ट ज्यादा है या कुछ भी है, या मैं उन नॉर्म्स को फुलफिल नहीं कर पाती, तो मुझे लाइसेंस मिलेगा नहीं, चाहे मैं जितनी बड़ी मर्जी कंपनी हूं, पर मुझे लाइसेंस नहीं मिलेगा। सो ऑप्शन बी, इट प्रोवाइड्स अ टेम्पररी मोनोपोली, इज करेक्ट। What is the tone of the passage regarding the issue of data exclusivity and intellectual property rights in pharmaceutical industry? इसके बारे में जो राइटर है वो काफी क्रिटिकल है। उनने देखो एक चीज ये बोली कि अगर ये डेटा एक्सक्लूसिविटी का प्रावधान अगर हिंदुस्तान में होता तो हमारी जो इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पिछले कुछ दशकों में इतना ज्यादा डेवलप करी है, ग्रो करी है, वर्ल्ड रैंकिंग में इतने अच्छे नंबर पर आ गई है, और हम लोग जो अफोर्डेबल रेट्स पे दवाइयां बना पाते हैं और दे पाते हैं, हम वो नहीं कर पाते। ठीक है, यानी कि उनने बोला कि हमें अगर जनमानस के बारे में सोचना है, हमें आम जनता के बारे में सोचना है, तो हम डेटा एक्सक्लूसिविटी लाके, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स लाके हम उसको नहीं सोच सकते। हमें अगर गरीब जनता के बारे में सोचना है तो हमें ये चीज हटानी पड़ेगी। तो वो इसके बारे में क्या है, ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव नहीं है, इनडिफरेंट कि क्या फर्क पड़ता है यार, डेटा एक्सक्लूसिविटी आए चाहे ना आए, हमें तो दवाई मिल रही है, ऐसा भी नहीं है। एंथुजियास्ट, बहुत खुश हैं, बहुत एनर्जेटिक, एंथुजियास्टिक है कि हाँ बिल्कुल सही है, डेटा एक्सक्लूसिविटी होनी चाहिए, ऐसा भी नहीं है। वो क्या है, क्रिटिकल है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, वो क्रिटिसाइज करते हैं इस कंसेप्ट को। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पैसेज? The economic benefits of free trade agreements। तो इसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स की बात नहीं करी, लेकिन अगर हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज की बात करें, फार्मा की, तो उसके अंदर आईपी और दूसरी चीजों से रिलेटेड जो चैलेंजेस हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं, उनके बारे में हमने बात करी। द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन रेगुलेटिंग ड्रग प्राइसेस। सरकार का तो यहाँ पे कोई हाथ हमने देखा ही नहीं, अभी तक पढ़ा ही नहीं। सरकार का केवल एक रोल पढ़ा हमने कि वो लाइसेंस आवंटित कर सकते हैं। ठीक है। द चैलेंजेस एंड इम्प्लीकेशंस ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, कि जो भी परेशानियां, जो भी इसको लागू करने में परेशानियां आती हैं, चैलेंजेस आते हैं, उनके बारे में हमने चर्चा करी। ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट अंडरलाइंड है, हमें देखना है कि उसमें कोई करेक्शन रिक्वायर्ड है या नहीं। Such was his performance that the audience gave a standing ovation। यानी कि उसकी परफॉर्मेंस ऐसी थी कि लोगों को, जो ऑडियंस थे, वो खड़े होकर तालियां बजाने लगे। तो उसमें कोई गलत नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है, सब करेक्ट है। सच वॉज, उसकी परफॉर्मेंस ऐसी थी कि सारी ऑडियंस खड़े होकर तालियां बजाने लगी। So was, much was, no substitution। ऑप्शन सी, no substitution required is correct। The children are doing hard work। are doing present continuous। ठीक है। अब हमें क्या करना है, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। The children सब्जेक्ट है, are doing क्या है, वर्ब है, हार्ड वर्क क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो हार्ड वर्क is being done by the children। हार्ड वर्क is being done by the children। ऑप्शन A is correct। The new electrician is a greenhorn but will learn fast। A greenhorn का मतलब होता है inexperienced, नौसिखिया है। ये जो नया इलेक्ट्रिशियन है, ये नौसिखिया है, लेकिन ये जल्दी सीख जाएगा। Efficient, काफी कारगर है। Proficient, अगेन काबिल है। Professional, काफी प्रोफेशनल है, अपने काम को जानता है। या inexperienced, ऑप्शन D inexperienced is correct। Several minutes passed before she returned carry milk for the dog। कि कुछ मिनट हो गए इस, जब वो आई, उसके आने, मतलब जब वो आई उस तब तक काफी कुछ मिनट्स हो चुके थे, और वो क्या लेकर आई, वो अपने हाथ में दूध लेकर आई उस डॉग के लिए। सो कैरिंग मिल्क फॉर द डॉग, जब वो आई तब उसके हाथ में था ना, उस टाइम पे था। सो कैरी मिल्क फॉर द डॉग नहीं होगा, कैरिंग मिल्क।
ING, ठीक है, कैरिंग मिल्क फॉर द डॉग. It has been raining intermittently since 2 days. अब हमें पता है, मैंने आपको कल भी बताया था, since और for का प्रयोग since जो है किसी टाइम की बिगिनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है, बिगिनिंग यानी कि जब आपको पता हो कि ये समय कब से शुरू हुआ था. इट इज रेनिंग सिंस 3 PM, यानी कि 3 बजे से बारिश हो रही है. लेकिन अगर हम बोल रहे हैं कि 2 घंटे हो गए बारिश होते हुए, 2 hours, तो टाइम ड्यूरेशन है ना. जब बात आती है टाइम ड्यूरेशन की, तब यूज होता है फॉर, ना कि सिंस. क्या यूज होता है? फॉर. तो यहाँ पे सिंस 2 days, लगातार 2 दिन से बारिश हो रही है, तो सिंस की बजाय क्या होगा? फॉर 2 days. रेनिंग इट हैज बीन सिंस की बजाय फॉर. स्टिकी फिंगर, स्टिकी फिंगर्स का मतलब क्या होता है? आप ये समझो कि कोई चोर है, वो चोरी नहीं भी करना चाहता, लेकिन फिर भी उसकी उंगलियों पे आके अपने आप चीजें चिपक जाती है. तो क्या मतलब है कि उसकी चोरी की प्रवृत्ति है, उसके मतलब वो कोशिश करके भी नहीं कर सकता, उसकी चोरी की प्रवृत्ति बन चुकी है, हैबिट हो चुकी है, हैबिचुअल हो चुका है. एन इंक्लिनेशन टू स्टील. ऑप्शन ए इज करेक्ट. The Taj Mahal is one of the most beautiful creation in the world. ताजमहल जो है दुनिया की जितनी भी खूबसूरत रचनाएं हैं उनमें से एक है. तो जब बहुत सारी रचनाओं की बात की जा रही है, उनमें से हमने एक चुनना है, तो बहुत सारी क्या होंगी? रचनाएं होंगी. बहुत सारी मोस्ट ब्यूटीफुल क्या होंगी? क्रिएशंस. क्या होंगी? क्रिएशंस. क्योंकि वन ऑफ आप बहुत सारी में से चुनोगे ना, आप बहुत सारी में से एक चुनोगे. ठीक है, तो क्रिएशन की बजाय क्या आएगा? क्रिएशंस. एस, ऑप्शन सी इज करेक्ट. अ पर्सन हु ट्रेवल्स ऑन फुट. कोई व्यक्ति जो पैदल यात्री हो, उसको क्या बोलते हैं? पेडेस्ट्रियन. क्या बोलते हैं? पेडेस्ट्रियन. ओके, सो ऑप्शन ए पेडेस्ट्रियन इज करेक्ट. अब रोवर का मतलब क्या होता है? रोवर का मतलब होता है कोई ऐसा व्यक्ति जो एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता हो. ड्वेलर मतलब होता है निवासी. फ्लायर मतलब जो विमान में उड़ रहा हो. ओके, सो ऑप्शन ए पेडेस्ट्रियन इज करेक्ट. स्पेशियस, स्पेशियस मतलब काफी, जिसमें जगह है, बहुत खुला डुल्ला. ठीक है, अब एंटोनिम क्या होगा इसका? क्रैम्प्ड. क्रैम्प मतलब सिकुड़ा हुआ. एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव मतलब व्यापक, बहुत बड़ा. बाउंडलेस, बाउंडलेस मतलब जिसकी कोई लिमिट नहीं है, सीमा नहीं है. रूमी मतलब बहुत बड़ा. स्पेशियस, तो यहाँ पे ऑप्शन ए क्रैम्प्ड इज करेक्ट. इसका मतलब होता है सिकुड़ा हुआ. आई एम एक्सपेक्टेड टू फॉलो ऑल योर इंस्ट्रक्शंस डैश क्वेश्चन मार्क. अब हमें पता है कि अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट हो और टैग साथ में इस्तेमाल करना हो तो नेगेटिव टैग आता है, और नेगेटिव स्टेटमेंट हो तो टैग साथ में इस्तेमाल करना हो तो पॉजिटिव टैग आता है. अब ये स्टेटमेंट क्या है? पॉजिटिव है. कैसे? कि आप मुझसे उम्मीद करते हैं कि मैं आपकी सारी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करूं. ठीक है, ऐसा ही है ना. तो आपने नेगेटिव स्टेटमेंट बोलना है, तो एम आई नॉट, आई एम एक्सपेक्टेड. आई एम का क्या हो जाएगा? एम आई नॉट. अब एम आई नॉट को आप, एम आई नॉट को आप आंट आई भी लिख सकते हो. ठीक है, यहाँ पे इजंट इट नहीं आएगा. एम आई पॉजिटिव है, इज इट पॉजिटिव है, ये दोनों इस्तेमाल नहीं होंगे. एंड आई. ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट. इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें बताना है. एंश्योर, एंश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना. एडजॉर्न मतलब मना, खत्म कर देना, रद्द कर देना. प्योरिटी मतलब बिल्कुल प्योर, साफ सुथरा. एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट का मतलब होता है एकदम थक जाना. EXHAUST, एग्जॉस्ट इज करेक्ट. सो ऑप्शन डी एग्जॉस्ट इज करेक्ट. इट ऑल्सो वॉन्ट्स. ऑल्सो यानी कि ए फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं होगा. ऑप्शन बी एलिमिनेट हो जाता है, ऑप्शन डी एलिमिनेट हो जाता है. इट से भी पता चलता है, इट मतलब प्रोनाउन इस्तेमाल करें, नाउन कहां गया? तो नाउन नहीं है, मतलब ए फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं होगा. It also wants to know how many students have been provided nutritious food and improved their overall health. ये भी जानना चाहता है कि कितने बच्चों को न्यूट्रिशियस यानी कि अच्छी पूरी पोषक फूड दिया गया और उनकी ओवरऑल हेल्थ कितनी इंप्रूव हुई, इसके बारे में भी जानकारी चाहता है. अब ये कौन चाहता है? द मिड डे मील स्कीम
that aims to provide free food to children is in focus again. एक आपको पता है मिड डे मील स्कीम है चली हुई, ठीक है, उसका मकसद क्या है कि बच्चों को फ्री में खाना दिया जाए. अब ये फिर से चर्चा का विषय बन गया है. क्यों बन गया है? यानी कि बी हमारा जो है ओपनिंग स्टेटमेंट होगा, यहां से हमें पता चल गया कि हम मिड डे मील स्कीम के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है. बी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट. अबाउट 1.3 million government schools are covered under this welfare program of children. लगभग 1.3 million गवर्नमेंट स्कूल्स में ये स्कीम चलाई जाती है बच्चों की भलाई के लिए. सेकेंड पॉइंट हो गया. अब चर्चा का विषय क्यों बना? द गवर्नमेंट नाउ वांट्स टू टेक स्टॉक ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम. अब सरकार जानना चाहती है कि कितनी सीमा तक इसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, किन किन बच्चों को किन किन स्कूलों में फायदा हो रहा है, कितना इसके अंतर्गत भोजन दिया जा रहा है, इस सब के बारे में स्टॉक वो जानना चाहती है, डिटेल जानना चाहती है, ठीक है. ये हो गया थर्ड पॉइंट. अभी फाइनल पॉइंट क्या होगा? ए, ये भी जानना चाहती है कितने बच्चों को न्यूट्रिशियस फूड मिला और उनकी सेहत इंप्रूव हुई, इसके बारे में भी जानकारी चाहते हैं वो. तो अरेंजमेंट क्या बन रहा है? बी सी डी ए. बी सी डी ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट. अरेस्ट द थीफ. अब इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा? थीफ क्या है हमारा? थीफ हमारा है ऑब्जेक्ट. अरेस्ट क्या है? वर्ब, ठीक है. अब आप बोलोगे सब्जेक्ट तो है ही नहीं. सब्जेक्ट मतलब हम अपने लिए आप बोल रहे होंगे कि चलो अरेस्ट करते हैं थीफ को, या मेरे साथ में जो सहयोगी होंगे उनके लिए बोल रहे होंगे जाओ अरेस्ट करो उसको, ठीक है. अरेस्ट द थीफ. तो लेट द थीफ बी अरेस्टेड. लेट द थीफ इज अरेस्टेड, नहीं, इज नहीं आएगा, बी आएगा. द थीफ इज अरेस्टेड, चोर पकड़ लिया गया. तो हम तो उसको बोल रहे हैं ना कि पकड़ो, जाओ चोर को पकड़ो, तो पकड़ लिया गया तो उसका आंसर हो जाएगा द थीफ has been arrested. has been अगेन पकड़ लिया गया नहीं होगा. let the thief be arrested. चलो चल के उसको पकड़ते हैं. ऑप्शन डी इज करेक्ट. कम्यूट. कम्यूट के मीनिंग होते हैं दो. पहला मीनिंग होता है कि कोई भी चीज को चेंज करना, सीवियर से लेस सीवियर में बदलना. जैसे कि सपोज करो किसी को सजाए मौत का दंड मिला हो, फिर उसकी सजा जो है वो कम्यूट कर दी गई उम्र कैद में, ठीक है. तो सीवियर थी सजाए मौत, उसको कम कर दिया गया उम्र कैद में. दूसरा कम्यूट का मतलब होता है जैसे कि आप रोज जहां पे आवागमन करते हैं, आप रोज अपने ऑफिस से घर, घर से ऑफिस जाते हैं, तो वो हो गया आपका कम्यूट, मतलब आपका रास्ता जिससे आप जाते हैं. ओके. अब यहाँ पे हमें क्या बनाना है? सिनोनिम बताना है. कंज्यूम. कंज्यूम मतलब जो चीज आप खपत कर रहे हैं. कन्वर्ट, चेंज करना, कम्यूट भी चेंज करना. कंडेंस. कंडेंस का मतलब होता है किसी चीज को थोड़ा थिक बना देना, है ना, या लिखते और बोलते वक्त कम शब्दों का चयन करना. कंजर्व. कंजर्व का मतलब होता है किसी चीज को सेव करना, संरक्षित करना. तो यहाँ पे ऑप्शन बी कन्वर्ट इज करेक्ट. In the olden days, many people used to think that the earth was flat. जब हम पास्ट की किसी हैबिट के बारे में बात करते हैं तो यूज इस्तेमाल नहीं होता, यूज्ड होता है. आई यूज्ड टू वेक अप एट 5 in the morning, ठीक है. बैक व्हेन आई वाज इन कॉलेज आई यूज्ड टू वेक अप एट 6 in the morning, ठीक है. तो आप अपनी पास्ट की हैबिट के बारे में बता रहे हैं जो आप उस टाइम पे निरंतर करते थे, राइट. तो यूज्ड की बजाय क्या आएगा? यूज्ड. पीपल यूज्ड टू थिंक दैट द अर्थ वाज फ्लैट. पीपल यूज्ड टू थिंक. ऑप्शन ए इज करेक्ट. देयर इज सो मच डैश एंड कंफ्यूजन इन लाइफ टुडे. आज की जिंदगी में लोगों की इतना ज्यादा कंफ्यूजन और साथ में एक और चीज है, ठीक है, वो भरी हुई है. तो कंफ्यूजन और केओस हो सकता है कुछ भी, राइट. कंफ्यूजन यानी कि एक नेगेटिव एस्पेक्ट है, उसी से जुड़ा हुआ दूसरा होगा आज की जिंदगी में. बिकॉज द गोल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इज नॉट क्लियर. और क्यों है ये इतना कंफ्यूजन? क्योंकि हमारा जो गोल है, हमारा जो एम है वो क्लियर नहीं है. हमें पता ही नहीं है हमें क्या करना है. हम बैंक की भी तैयारी कर रहे हैं, हम एसएससी सीजीएल की भी तैयारी कर रहे हैं, हम यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, और कोई टेक्निकल एग्जाम अगर आ जाए तो हम उसकी भी तैयारी कर रहे हैं. अब आपको पता है बैंकिंग का पैटर्न अलग है, एसएससी का पैटर्न अलग है, टेक्निकल एग्जाम का पैटर्न बिल्कुल ही अलग है, राइट. और अगर आप टीजीटी पीजीटी दे रहे हैं तो उनका पैटर्न और भी अलग है. लेकिन हम हर तरफ हाथ पैर मार रहे हैं क्योंकि हमारा गोल एक डिफाइन नहीं है, क्लियर नहीं है.
Each person dash to fulfill his desires and dreams without dash the interest of other. हर एक व्यक्ति करना चाहता है अपनी डिजायर्स, अपनी इच्छाओं को, अपने सपनों को पूरा करना चाहता है, इसके बारे में दूसरे की भलाई के बारे में नहीं सोचता, दूसरे के हित अहित के बारे में नहीं सोचता. When we have a dash motive, जब हमारे पास कोई सेल्फिश मोटिव हो, कोई स्वार्थी मोटिव हो, we lose the sense of higher objective of attaining happiness. तब हम जो बड़ा मकसद है, जो बड़ी एक तर्क है, चीज है, वो कि खुशी हमें चाहिए, हमें खुश होना चाहिए जो भी हम कर रहे हैं, हम वो मतलब भूल जाते हैं. Therefore, there is lot of dash in our life. इसी वजह से हमारी लाइफ में इतनी chaos है. There is so much certainty and confusion. Confusion के साथ में certainty, मतलब एक निश्चिंतता है, तो निश्चिंतता तो है ही नहीं. पॉजिटिविटी भी नहीं है. अनसर्टेनिटी बिल्कुल सही बैठता है कि हमारी लाइफ में कुछ भी क्लियर नहीं है, सर्टेन नहीं है, सुनिश्चित नहीं है, तो अनसर्टेनिटी है. रिलायबिलिटी मतलब भरोसेमंद, तो भरोसेमंद और कंफ्यूजन नहीं हो सकता. अनसर्टेनिटी और कंफ्यूजन इज करेक्ट. Each person dash to fulfill, has want to fulfill, have want or wants to fulfill. तो each person wants to fulfill. ऑप्शन डी इज करेक्ट. हर एक व्यक्ति करना चाहता है, तो सिंगुलर ही इस्तेमाल होगा. सो wants इज करेक्ट. Wants to fulfill his desire and dreams without considering the interest of others. दूसरे के भले बुरे के बारे में सोचे बिना, तो कंसिडरिंग ऑप्शन ए इज करेक्ट. डिसरिगार्डिंग मतलब किसी को आप अनदेखा कर दो या किसी की आप अवहेलना कर दो. एक्सक्लूडिंग यानी कि किसी को हटा के, इंक्लूड नहीं करना, उसको शामिल नहीं करना. डिस्क्राइबिंग मतलब उसके बारे में व्याख्या करके. तो यहाँ पे ना व्याख्या होगा, ना किसी को डिसरिगार्ड होगा, ना एक्सक्लूड होगा. कंसिडरिंग उसको जाने बिना, उसको कंसिडर, उसके हित को कंसिडर किए बिना. When we have a dash motive, selfless motive, तो अगर सेल्फलेस मोटिव होगा तो हम सेंस क्यों खोएंगे? सेल्फिश मोटिव होएगा तब हम खोएंगे ना. तो सेल्फिश मोटिव ऑप्शन बी इज करेक्ट. ह्यूमेन मतलब इंसानियत से भरा हुआ, तो इंसानियत से भरा हुआ होगा तो भी हमें हैप्पीनेस मिलेगी. नोबल मतलब कुछ अच्छा करने का, है ना, उदार, महान करने का, तो वो भी आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा, हैप्पीनेस फील होगी. आप कभी किसी की बिना किसी स्वार्थ के मदद करके देखना, आपको बहुत खुशी फील होगी. ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सेल्फिश फिट बैठता है कि जब हम सेल्फिश मोटिव से कुछ करते हैं तो हमें उसमें खुशी नहीं मिलती, हम वो खुशी पाना भूल जाते हैं. Therefore, there is lot of dash in our life. Strife का मतलब होता है संघर्ष, विवाद. कॉनकॉर्ड का मतलब होता है अग्रीमेंट. पीस मतलब शांति. हार्मनी मतलब सौहार्द से. ठीक है, तो यहाँ पे कॉनकॉर्ड, पीस और हार्मनी सही नहीं बैठ रहे, फिट नहीं बैठ रहे, क्योंकि हमें लाइफ में कंफ्यूजन है, केओस है. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. दैट्स ऑल. आज के सेशन में इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग. बाय बाय.